तो दोस्तों यह इस सीरीज का 5th पार्ट है। अगर आपने पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देख लेना। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि अध्यक्ष को अचानक से प्रधानाचार्य से एक संदेश मिला। इसे पढ़ते ही वह कराह उठा। चूंकि प्रधानाचार्य ने पहले ही लिन के कोर्स चयन को मंजूरी दे दी थी, इसलिए वह आगे कोई आपत्ति नहीं कर सका। लेकिन लिन के शेड्यूल को अभी भी बेहतर बनाना और एडजस्ट करना बाकी था। अगले सुबह तक उसके स्मार्ट ब्रेन में एक नया टाइम टेबल भेज दिया जाएगा। ऐसा कहने के बाद उसने लिन को ठीक से आराम करने की सलाह दी। लिन ने उसका शुक्रिया अदा किया। लिन को मैसेज का टाइमिंग अजीब लगा। ऐसा लगा जैसे कोई उसे लगातार देख रहा हो। उसने सोचा कि यह उसके एसएस रैंक्ड टैलेंट की वजह से था या किसी और वजह से। सूर्यास्त के समय प्रिंसिपल के ऑफिस में किसी ने प्रिंसिपल से पूछा कि वह क्यों मुंह फुलाए हुए था। वह डॉन एकेडमी का सेंट्रल मेन कंट्रोल सिस्टम था। वह एक सफेद बालों वाली लड़की के रूप में दिखाई दी। उसने पूछा कि क्या हुआ था। उसका रूप देखकर उसने टिप्पणी की कि वह ब्लू स्टार्स के एनिमे कल्चर के प्रति जुनूनी हो गई थी। फ्लोटिंग स्पिरिट ने जवाब दिया कि उसकी यह दिखावट ब्लूएस्ट स्टार पर काफी लोकप्रिय थी। उसने तो यह भी सुझाव दिया कि इससे नए फ्रेशमैन को एकेडमी में आकर्षित करने में मदद मिल सकती है। प्रिंसिपल ने उसे याद दिलाया कि वह एकेडमी का सेंट्रल स्मार्ट ब्रेन था और केवल बहुत कम लोगों के पास उससे सीधे संपर्क करने का अधिकार था। उसने शिकायत की कि प्रिंसिपल पहले से ही 100 साल से ज्यादा का था, फिर भी अविश्वसनीय रूप से बोरिंग था। उसने टिप्पणी की कि फ्रेशमैन का यह बैच वास्तव में काफी प्रभावशाली था, इसलिए वह समझ नहीं पा रहा था कि प्रिंसिपल असंतुष्ट क्यों लग रहा था। उसने बताया कि एक छात्र के पास डबल एसएस रैंक्ड टैलेंट भी था। उसने समझाया कि एक सामान्य व्यक्ति के संयुक्त आंकड़े आम तौर पर लगभग 10 अंक होते थे। एकेडमी के एडमिशन मानक के लिए 20 अंकों से ऊपर के कुल स्टैट वैल्यू की आवश्यकता थी। शॉलिन के लिए उसके पास केवल 9 अंक थे, जिससे वह तुलनात्मक रूप से एक असाधारण रूप से सामान्य व्यक्ति था। उसने पूछा कि इसमें क्या गलत था। उसने समझाया कि टैलेंट केवल दाखिले के बाद ही परखे जा सकते थे। दूसरे शब्दों में, लिन को पहली जगह में एडमिशन लेटर मिलना असंभव होना चाहिए था। उसने सुझाव दिया कि एडमिशन विभाग ने शायद गलती से एक जीनियस की खोज कर ली हो, लेकिन प्रिंसिपल का मानना था कि यहीं से असली समस्या शुरू हुई थी। जब उसने हाल ही में रिकॉर्ड एक्सेस किए थे तो लिन के लिए कोई एडमिशन रिकॉर्ड नहीं था। वर्तमान नामांकन में कुल 1,360 छात्र थे। हालांकि सिस्टम ने रिपोर्ट किया कि सेंट्रल डेटाबेस में केवल 1,359 एडमिशन लेटर मान्य रिकॉर्ड के साथ मौजूद थे। डॉन एकेडमी की स्थापना के बाद से ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। इस वजह से प्रिंसिपल ने बताया कि एकेडमी के मुख्य नियंत्रण कार्यक्रम को ठीक से पता होना चाहिए कि क्या चल रहा था। उसने पुष्टि की कि कोई गलती नहीं थी। उस साल के फ्रेशमैन को कुल 1,360 एडमिशन लेटर जारी किए गए थे। प्रिंसिपल ने फिर शॉलिन के एडमिशन लेटर को निरीक्षण के लिए लाने का अनुरोध किया। वह सहयोग करना चाहती थी, लेकिन उसके पास वास्तव में उस एडमिशन लेटर को देखने का अधिकार नहीं था। प्रिंसिपल हैरान था। उसे विश्वास करना मुश्किल हो रहा था कि यह सिर्फ एक एडमिशन लेटर था। फिर भी वह प्रिंसिपल इसे एक्सेस करने का अधिकार नहीं रखता था। उसने पुष्टि की कि यही मामला था और स्वीकार किया कि वह भी उतनी ही हैरान थी। उसकी भौहें तन गईं। अंत में वह हार मानकर आह भर सका और मामले को छोड़ने का फैसला किया। फिर उसने सिस्टम को निर्देश दिया कि वह उस साल के सभी फ्रेशमैन एडमिशन लेटर का बैकअप और एन्क्रिप्ट करने के लिए उच्चतम स्तर के अधिकार का उपयोग करे, सिवाय उन लोगों के जो विशेष अनुमतियों द्वारा संरक्षित थे। उसने उम्मीद जताई कि इसमें कोई समस्या नहीं होगी। उसने जवाब दिया कि इसमें कोई समस्या नहीं होगी। फिर उसने उसे एन्क्रिप्शन प्रक्रिया शुरू करने के लिए इंतजार करने को कहा। सेंट्रल मेन कंट्रोल सिस्टम ने रिपोर्ट किया कि उस साल के फ्रेशमैन को जारी किए गए सभी 1,359 ऑपरेबल एडमिशन लेटर सफलतापूर्वक एन्क्रिप्ट किए गए थे। केवल प्रिंसिपल और उच्च प्राधिकरण वाले व्यक्ति ही उन्हें देख या संशोधित कर सकते थे। विशेष अनुमतियों द्वारा संरक्षित एक शेष फाइल के लिए इसे अपनी मूल अधिकतम सुरक्षा स्तर की स्थिति बनाए रखते हुए एन्क्रिप्ट किया गया था। उसने पूछा कि क्या वह सच में उस लापता प्रवेश पत्र के मालिक को जानना नहीं चाहता था। उसने जवाब दिया कि वह नहीं चाहता। फिर उसने खुलासा किया कि वह कल नई दुनिया में वापस जा रहा है। उसके जाने के बाद वह उस बच्चे के विकास में बहुत सारे असंबंधित लोगों को हस्तक्षेप नहीं करवाना चाहता था। उसने अकादमी के मामलों को उसे सौंप दिया
और उससे कहा कि वह बच्चे की अतिरिक्त देखभाल करे। अगले दिन कैफेटेरिया में टिंग को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि केवल एक कक्षा के बाद बेहोश होने वाली और छात्र परिषद अध्यक्ष को भी चिंतित करने वाली लिन थी। लिन को एहसास हुआ कि यह खबर शायद पहले ही पूरे अकादमी में फैल चुकी थी। उसने उससे कहा कि वह खुद को दुर्भाग्यशाली समझे, यह कहते हुए कि वरिष्ठ चोंगना कुख्यात रूप से भयानक थी। लिन ने सहमति व्यक्त की कि वह डराने वाली थी। उत्सुक होकर उसने फिर पूछा कि क्या केवल शिक्षकों के पास होलोग्राफिक सिमुलेशन एरिना खोलने का अधिकार था। उसने जवाब दिया कि वे नहीं थे और पूछा कि क्या उसने कक्षा की मॉनिटर अनुमतियों की जांच नहीं की थी। उसने समझाया कि कक्षा की मॉनिटर अनुमतियों में कक्षा के सदस्यों की बुनियादी जानकारी देखना, कक्षा समूहों का प्रबंधन करना और उनके वर्ग में छात्रों द्वारा प्रस्तुत होलोग्राफिक सिमुलेशन एरिना उपाय उपयोग के आवेदनों को मंजूरी देना शामिल था, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं था। उसने आगे कहा कि कक्षा की मॉनिटर किसी और की मंजूरी की आवश्यकता के बिना सीधे सिमुलेशन एरिना उपयोग के आवेदन जमा कर सकती हैं। फिर उसने लिन को विशेष टैब खोलने और उसके माध्यम से आवेदन जमा करने का निर्देश दिया। उसने विशेष टैब के तहत आवेदन विकल्प की ओर इशारा किया। उसे बस आवेदन करना था छात्र मोड में होलोग्राफिक सिमुलेशन एरिना तक पहुंच के लिए। एक बार जब अकादमी के स्मार्ट ब्रेन ने अनुरोध को मंजूरी दे दी तो उसे प्रवेश की अनुमति मिल जाएगी। लिन ने उसे धन्यवाद दिया और कहा कि उसे पहले ही विकल्प मिल गया था। हालांकि उसने उसे चेतावनी दी कि एक फ्रेशर के रूप में उसका आवेदन सबसे अधिक संभावना अस्वीकृत हो जाएगा। जब उसने उसे सूचित किया कि उसे पहले ही मंजूरी मिल चुकी है तो वह अपने पेय पर लगभग घुट गई। वह इस बात से स्तब्ध थी कि लिन के आवेदन को तुरंत मंजूरी मिल गई थी। जब अन्य छात्रों ने आवेदन किया तो उन्हें अक्सर 3 सप्ताह इंतजार करना पड़ता था और किसी को भी इतना विशेष उपचार कभी नहीं मिला था। फिर उसने समझाया कि होलोग्राफिक सिमुलेशन एरिना आमतौर पर 3 सप्ताह के इंतजार के बाद सोफोमोरस के लिए उपलब्ध होता था। पहुंच प्राप्त करने के लिए छात्रों को आमतौर पर कम से कम 500 एक्सचेंज पॉइंट खर्च करने पड़ते थे और एरिना को सफलतापूर्वक पार करना पड़ता था। यदि वे असफल होते तो आवेदन पर खर्च किए गए सभी एक्सचेंज पॉइंट जब्त कर लिए जाते। लिन ने सोचा कि उसके पास इस समय केवल 800 एक्सचेंज पॉइंट थे और वह एक बार भी असफल होने का जोखिम नहीं उठा सकता था। हालांकि उसे याद आया कि व्यापक परीक्षा में शीर्ष 3 छात्रों को नई दुनिया में जल्दी प्रवेश करने की योग्यता मिलेगी। तुआन ने यह भी उल्लेख किया था कि कक्षा मॉनिटर की स्थिति व्यापक परीक्षा के बाद फिर से चुनी जाएगी। जब वह समय आएगा तो लिन को शायद पद पर रहने का एक और अवसर न मिले, भले ही वह चाहता हो। फिर वोंग डेलिन था जो अभी भी बदला लेना चाहता था। लिन को याद आया कि कक्षा का सबसे मजबूत छात्र शियाओ था, जिसके बाद वोंग डलान था। उनमें से कोई भी कक्षा मॉनिटर बन जाता तो वह होलोग्राफिक सिमुलेशन एरिना का स्वतंत्र रूप से उपयोग करने का अवसर खो देता। कोई बात नहीं क्या, लिन ने परीक्षा से पहले अपनी ताकत बढ़ाने का फैसला किया। वह खड़ा हो गया, जिससे टिंग ने पूछा कि क्या वह कक्षा में जा रहा है। लिन ने जवाब दिया कि वह जा रहा है। उन्होंने एक दूसरे को अलविदा कहा। उसने बुदबुदाया कि वह अविश्वसनीय रूप से मेहनती था, जैसा कि अपेक्षित था, किसी ऐसे व्यक्ति से जो अभिनय कक्षा का मॉनिटर बन गया था। शारीरिक फिटनेस कक्षा में कक्षा 6 के एक छात्र लियांग जिऊ ने अविश्वास में ताना मारा, यह सवाल करते हुए कि इतने खराब आंकड़ों वाला कोई व्यक्ति अभी भी अभिनय कक्षा का मॉनिटर कैसे चुना जा सकता है। उसने कहा कि प्रशिक्षक का दिमाग खराब हो गया होगा। वोंग डेलन श्वान पर भड़क गया। चारों ओर पूछने के बाद उसने पाया कि पहले वर्ष के सभी प्रशिक्षक वास्तव में पिछले साल के दोहराए गए छात्र थे। उसे विश्वास था कि वे सभी नौसिखिए थे जो दूसरे वर्ष में आगे बढ़ने में विफल रहे थे। उसने तब ताना मारा कि लिन कक्षा के बाद हमेशा अकेले प्रशिक्षण लेता था और अविश्वसनीय रूप से दिखावटी व्यवहार करता था। इससे भी बढ़कर उसे लगा कि शियाओ उसे नीचा देख रहा है। जयुआ ने सुझाव दिया कि मूल्यांकन के लिए 3 महीने इंतजार करने के बजाय वह तुरंत लिन को सबक सिखा सकते हैं। जुआ ने खुलासा किया कि वह अनुशासन विभाग के एक दूसरे वर्ष के छात्र को जानता था, जिसने उसे सूचित किया था कि स्कूल के नियमों का उल्लंघन करने पर अंक कट जाते हैं। इसलिए उसने एक योजना तैयार की थी। इस बीच लिन ट्रेडमिल पर प्रशिक्षण में व्यस्त था। उसकी बुनियादी शारीरिक फिटनेस वर्तमान में 100 प्रवीणता अंकों में से 18 के साथ स्तर 1 पर थी। उसने देखा कि शाम के 7 बजने वाले थे। कर्फ्यू से केवल 10 मिनट बचे थे, जो उसे छात्रावास में वापस चलने के लिए पर्याप्त था। चूंकि वह हर दिन कक्षा के बाद प्रशिक्षण लेता था, उसने अनुमान लगाया कि
कि वह अगले सप्ताह तक स्तर 2 तक पहुंच जाएगा। उसने दरवाजे तक पहुंचा और उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वह हिला भी नहीं। उसने जल्दी से महसूस किया कि इसे बाहर से बंद कर दिया गया था। वह सोचता रहा कि जिसने भी ऐसा किया वह बहुत लापरवाह था। वह निराश हो गया। कर्फ्यू बस कुछ ही पलों में था और वह जिम के अंदर रात बिता सकता था। फिर उसने क्लिक की, आवाज सुनी। उसने तुरंत चारों ओर देखा। अचानक रोशनी थोड़ी देर के लिए चली गई, जिससे वह चौंक गया। वह जानता था कि अकादमी गरीब नहीं थी, इसलिए वह समझ नहीं पा रहा था कि वे रात में बिजली क्यों काटेंगे। एक दूसरी जगह एक छात्र ने अनुशासन विभाग के सदस्य, वर्ष 2 कक्षा 1 के प्रमुख और समग्र दूसरे वर्ष के प्रमुख चेन यू को सूचित किया। उसने समझाया कि उसके जूनियर फ्रेशमैन क्लास 6 के लियांगजवी ने उसे सूचित किया था कि एक फ्रेशमैन एक्टिंग क्लास मॉनिटर ने खुलेआम कर्फ्यू नियमों का उल्लंघन किया था। उसने सुझाव दिया कि उसे दूसरों को चेतावनी के रूप में एक उदाहरण बनाया जाए। आपने कहा कि प्रिंसिपल बाहर थे और छात्र परिषद अध्यक्ष के पास ऐसे तुच्छ मामलों से निपटने का समय नहीं था। चूंकि वह फ्रेशमैन वर्ष के प्रमुख भी थे, इसीलिए वह किसी भी अनुशासनात्मक मुद्दे को बर्दाश्त नहीं करेंगे। वर्ष 2 कक्षा बी के छात्र और अनुशासन विभाग के साथी सदस्य हंस सेन प्रभावित हुए। वह आगे बढ़ा। सेन का जोआ के साथ एक समझौता था। जोआ फ्रेशमैन के बीच नियमों के उल्लंघन का सबूत इकट्ठा करेगा, जबकि सेन कानून लागू करने के लिए आगे बढ़ेगा। उसने सोचा कि लिन केवल हाल ही में अभिनय कक्षा का मॉनिटर बना था और उसे संभवतः बड़ी मात्रा में एक्सचेंज पॉइंट मिले होंगे। सेन के लिए यह खुद के लिए एक बड़ा लाभ कमाने का एक आदर्श अवसर जैसा लग रहा था। उसने बंद दरवाजा खोला और यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि अंदर कोई नहीं था। आपने उससे पूछा कि क्या हुआ। उसने बस जवाब दिया कि उसने कुछ शोर सुना था और सोचा कि कोई प्रशिक्षण मैदान में छिपा हो सकता है। किसी को नहीं पता था कि लिन दरवाजे के पीछे सांस रोके हुए था। सेन ने चारों ओर देखा और स्थिति अजीब लगी। आपको यह महसूस हुआ कि दरवाजा बाहर से बंद कर दिया गया था, जिससे अंदर किसी का होना असंभव हो गया था। उसने सुझाव दिया कि शायद सेन ने गलत सुना था। सेन सहमत हो गया, लेकिन मन ही मन वह इस बात से नाराज था कि बच्चा वहां नहीं था। जब उनकी पीठ फेर ली गई तो लिन ने भागने का अवसर लिया। वह बाहर भागने में कामयाब रहा। उसने राहत की सांस ली। फ्रेशमैन को कर्फ्यू के बाद बाहर रहने की मनाही थी। यदि वह पकड़ा गया तो निश्चित रूप से उसके अंक कट जाएंगे। पूरी स्थिति बहुत संयोगपूर्ण लगी। उसे अभी प्रशिक्षण कक्ष में बंद किया गया था। फिर भी अनुशासनात्मक विभाग के सदस्य लगभग तुरंत ही इलाके का गश्त करने आए थे। उसने सोचा कि क्या कोई जानबूझकर उसे निशाना बना रहा था या वह सिर्फ ज्यादा सोच रहा था। ऊपर देखने पर वह चौंक गया। आकाश में 2 चांद थे। प्रशिक्षक ने समझाया था कि अकादमी पूरी तरह से सामान्य दुनिया के नियमों के अनुसार डिजाइन की गई थी। इससे लिन को संदेह हुआ कि नई दुनिया में भी 2 चांद हो सकते हैं। लिन अब प्रशिक्षण मैदान में वापस नहीं जा सकता था, इसलिए उसे रात के लिए जल्दी से छिपने की जगह खोजने की जरूरत थी। एक विशालकाय जीव ने अचानक सांस छोड़ी। केवल उसकी आवाज से ही वह डर गया। फिर जीव ने अपनी नजर उस पर टिका दी। लिन वहीं जम गया। उसके अंदर घबराहट फैल गई। यह प्रवेश समारोह वाला ही ड्रैगन था। उसने अपने पंख फैलाए और उसे निशाना बनाया। लिन तुरंत जितनी तेजी से दौड़ सकता था दौड़ पड़ा। उसने बार बार पीछे देखा, उम्मीद कर रहा था कि वह उसे पकड़ नहीं पाएगा। उसका इरादा ड्रैगन का रात का नाश्ता बनने का बिल्कुल नहीं था। आगे उसने एक घर देखा। उसने पहले वहां छिपने का फैसला किया। उसने गेट खोला। लिन को लगा कि ड्रैगन उसका पीछा नहीं करेगा, जिसका मतलब था कि वह सुरक्षित रहेगा। जैसे ही वह अंदर घुसा, वह अवाक रह गया। यह एक बगीचा था जिसके बीच में एक मुर्गा गर्व से खड़ा था। उसने एक विशाल गोभी देखी। उस आकार में उसे यकीन नहीं था कि इसे अभी भी गोभी कहा जा सकता है। बगीचे के चारों ओर के फल हल्के से चमक रहे थे और अविश्वसनीय रूप से मीठी सुगंध दे रहे थे। फिर उसका ध्यान मुर्गे पर गया। वह सोचता रहा कि वह कितना स्वादिष्ट लग रहा था। पक्षी इतना मोटा था कि वह खुद को रात के खाने के रूप में पेश कर रहा था। मुर्गे ने उसे देखा। जब उसने अचानक आग उगली तो लिन लगभग डर के मारे उछल पड़ा। फिर वह सीधे उसकी ओर कूद पड़ा, लेकिन इससे पहले कि वह उस तक पहुंच पाता, किसी ने उसे पकड़ लिया। लिन ने तुरंत आदमी से पूछा कि वह कौन है। आदमी ने पूछा कि वह किस कक्षा का है। उसने बताया कि लिन को अपने छात्रावास में सो जाना चाहिए था, फिर भी इसके बजाय वह उसकी संपत्ति में घुस आया था और उसकी मुर्गी चुराने की कोशिश भी की थी। फिर एक पल की खामोशी छा गई। लिन ने पूछा कि वह कौन है। आदमी स्पष्ट रूप से नाराज था, लेकिन उसने फिर भी जवाब दिया। उसने अपना परिचय सोंग जून लैंग, लॉजिस्टिक्स विभाग के मंत्री के रूप में दिया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि लिन बिना यह जाने कि वह कौन है
उसके इलाके में घुस आया था। एक सिस्टम पैनल ने उसे सोंग जून लैंग लॉजिस्टिक्स विभाग के मंत्री के रूप में पहचाना। जून लैंग ने तुरंत पहचान लिया कि लिन एक फ्रेशमैन है। उसने बताया कि फ्रेशमैन पहले से ही कर्फ्यू तोड़ रहे थे और नामांकन के केवल 2 दिन बाद ही स्कूल के नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। इसके अलावा लिन ने उसकी मुर्गी को डरा दिया था। उसने पूछा कि लिन उसकी भरपाई कैसे करेगा। लिन ने जल्दी से माफी मांगी और समझाया कि वह बाहर एक विशालकाय ड्रैगन से बचने की कोशिश करते समय गलती से इस क्षेत्र में आ गया था। उसने जोर देकर कहा कि उसने कभी भी कोई नियम तोड़ने का इरादा नहीं किया था। तो उसने बताया कि उसे ट्रेनिंग रूम में बंद कर दिया गया था और डिसिप्लिनरी डिपार्टमेंट के लोग आते देख वो कैसे बाहर निकल आया था। बस बाहर निकलते ही ड्रैगन सामने आ गया। जुनलैंग ने उसे यकीन दिलाया कि वो बड़ी छिपकली उस पर हमला नहीं करेगी। उसने कहा कि लिन बहुत कमजोर दिख रहा था, इसलिए शायद वो उसे देखेगा भी नहीं। लिन को यकीन नहीं हो रहा था कि कोई ड्रैगन को बड़ी छिपकली कह सकता है। तब जुनलैंग ने बताया कि ट्रेनिंग ग्राउंड में बंद होना डिसिप्लिनरी डिपार्टमेंट के उन शरारती बच्चों का एक आम तरीका था। लिन ने पूछा, मतलब किसी ने जानबूझकर मुझे फंसाने की कोशिश की? जून लॉन्ग ने समझाया कि एक्सचेंज पॉइंट अकादमी के अंदर मुख्य करेंसी की तरह थे। उसने बताया कि सामान खरीदना, होलोग्राफिक सिमुलेशन, एरिना चालू करना और न्यू वर्ल्ड से दुर्लभ संसाधन बदलना, इन सब के लिए बहुत सारे एक्सचेंज पॉइंट चाहिए होते थे। उसने आगे बताया कि डिसिप्लिनरी डिपार्टमेंट के लोग एक गेम खेलना बहुत पसंद करते थे जिसे वे ट्रैपमेंट कहते थे। पहले वे छात्रों को नियम तोड़ने के लिए उकसाते थे, फिर वे बाद में उनसे अकेले में मिलते थे और मामले को सुलझाने का प्रस्ताव देते थे। उसने आगे समझाया कि अगले ग्रेड में जाने और नई दुनिया में प्रवेश करने के लिए क्रेडिट्स सबसे जरूरी थे। अगर छात्र पॉइंट्स कटने से बचना चाहते थे तो वे बस कुछ 100 एक्सचेंज पॉइंट एक फाइन के तौर पर दे सकते थे। लिन को यह पूरा खेल घिनौना लगा। उसका गुस्सा सिर्फ वांग दालिन पर था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वांग डैलिन डिसिप्लिनरी डिपार्टमेंट के लोगों के साथ मिला हुआ था। जून लैंग बोलता रहा। उसने बताया कि रात भर बाहर रहना और लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट में घुसपैठ करना दोनों ही अकादमी के नियमों के खिलाफ थे। इन दोनों अपराधों के लिए लिन के बहुत सारे पॉइंट्स कट जाते। लिन ने अचानक लोगों को आते हुए सुना। जून लैंग ने बताया कि डिसिप्लिनरी डिपार्टमेंट के लोग हमेशा छात्रों को नियम तोड़ते हुए पकड़ने के लिए उत्सुक रहते थे, लेकिन वे कभी भी लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट की जांच करने की हिम्मत नहीं करते थे। उसने लिन को चिढ़ाते हुए कहा कि वह बस दरवाजा खोलकर उसे सौंप सकता है ताकि अकादमी उसे सजा दे सके। लिन ने सोचा, चूंकि इस आदमी ने अभी डिसिप्लिनरी डिपार्टमेंट के हथकंडे खोलकर रख दिए थे, उसे पता था कि जून लैंग उसे शर्मिंदा करने के लिए इतनी मेहनत नहीं करेगा। जून लैंग इस बात से खुश था कि लिन कितनी जल्दी समझ गया। कम से कम उसकी बात बेकार नहीं गई थी। फिर उसने लिन से पूछा कि क्या उसे खाना बनाना आता है। लिन पूरी तरह से भ्रमित था। उसने जवाब दिया, शायद ब्लू स्टार पर वह कभी कभी डूम स्क्रॉलिंग करते हुए कुकिंग ट्यूटोरियल देखता था, लेकिन उसने खुद कभी कुछ पकाया नहीं था। जून लैंग ने जवाब दिया कि जब तक वह कर सकता है तब तक काफी है। उसके स्टैंडर्ड कुछ खास ऊंचे नहीं थे। उसने फिर लोगों से निपटने और यह गारंटी देने की पेशकश की कि लिन को एक छोटे से एहसान के बदले में एक भी पॉइंट नहीं गंवाना पड़ेगा। बहुत समय से बेगर्स चिकन खाने का मन कर रहा था और हाथ में आए चिकन से वो यही डिश बनाना चाहता था। लिन हैरान था कि उसे ही इसे पकाने की उम्मीद की जा रही थी। जून लैंग ने बताया कि लिन वैसे भी फंसा हुआ था। उसके पास बस 2 ही रास्ते थे, दरवाजा खोलकर बाहर जाना, सजा कबूल करना और पॉइंट्स गंवाना, या वहीं रुककर बेगर्स चिकन पकाना और जून लैंग को सब ठीक करने देना। लिन ने बेगर्स चिकन पकाने के लिए हाँ कर दी। जून लैंग ने फिर लिन से कंफर्म करने को कहा कि वो अपनी मर्जी से बेगर्स चिकन बना रहा है और उसे कोई मजबूर नहीं कर रहा। लिन ने बार बार यकीन दिलाया कि ये पूरी तरह से वॉलंटरी है, हालांकि मन में उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। जून लैंग ने घर की तरफ इशारा किया और लिन को चुपचाप छिप जाने को कहा, जबकि वो बाहर वाले ग्रुप को संभालेगा। लिन ने मदद के लिए शुक्रिया अदा किया और जल्दी से घर की ओर बढ़ा। दोनों स्टूडेंट जल्दी ही पहुंच गए। जून लैंग ने चेन यू को पहचाना और उसे दूसरे साल का हेड बताया, जिसके कई पद थे और जिसे डिसिप्लिनरी डिपार्टमेंट का एक बड़ा स्टार माना जाता था। जून लैंग ने बताया कि यू रात के बीच में सोने की बजाय घूम रहा था और उसने लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट में लोगों को भी ला दिया था। उसने मजाक में पूछा कि क्या यू को भूख लगी थी और वो फ्री का खाना ढूंढने आया था। यू ने जवाब दिया कि गश्त के दौरान उन्होंने प्रिंसिपल के प्यारे पालतू जानवर को अजीब व्यवहार करते देखा था।
उन्हें चिंता थी कि कोई घुसपैठ कर सकता है और गड़बड़ कर सकता है, इसीलिए वे जांच करने आए थे। उसने चिकन की ओर देखा और टिप्पणी की कि जून लैंग रात में बेकार की चीजों पर समय बर्बाद कर रहा है। जून लैंग ने पूछा कि क्या उन्होंने असामान्य व्यवहार का कारण पता लगाया है। उसने टिप्पणी की कि उनके पास उनके मामलों में दखल देने का समय है, जबकि वे अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से नहीं संभाल पा रहे हैं। सेन ने जवाब दिया कि लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट अभी भी अकादमी का हिस्सा है और डिसिप्लिनरी डिपार्टमेंट के पास पूरे कैंपस में नियमों के उल्लंघन की गश्त और निरीक्षण करने का अधिकार है। उसने कहा कि उन्हें वर्तमान में एक फ्रेशर पर शक है जिसने कर्फ्यू तोड़ा है और रात में बाहर घूम रहा है। इस वजह से जून लैंग को उनके निरीक्षण में बाधा डालने का कोई अधिकार नहीं था। जून लैंग ने बताया कि वह यू से बात कर रहा था, लेकिन एक चमचे ने बीच में बोलने की हिम्मत। उसने उन्हें याद दिलाया कि हर कोई जानता है कि डिसिप्लिनरी डिपार्टमेंट के सदस्य पर्दे के पीछे क्या करते हैं। उसने चेतावनी दी कि वह सीधे प्रिंसिपल को डिसिप्लिनरी डिपार्टमेंट द्वारा लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट में घुसने की कोशिश के बारे में एक औपचारिक अनुशासनात्मक रिपोर्ट जमा करेगा। सेन गुस्से में था, लेकिन यू ने उसे चुप रहने का इशारा किया। यू ने ताना मारा और कहा कि जून लैंग की एकमात्र चाल प्रिंसिपल के नाम का इस्तेमाल करके दूसरों को दबाव में डालना है। उसने बताया कि डॉन एकेडमी में हर कोई जानता है कि जून लैंग की कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेंथ रेटिंग सी रैंक भी नहीं है। अगर प्रिंसिपल ने उसे व्यक्तिगत रूप से नियुक्त न किया होता तो वह कभी भी दूसरे साल में आगे बढ़ने के योग्य नहीं होता। क्या वह डिपार्टमेंट मिनिस्टर बन पाता? उसने जून लैंग को एक नेपोटिज्म हायर कहा जिसकी क्षमताएं उसकी स्थिति से मेल नहीं खाती, और उसे नियमों और उचित आचरण के बारे में दूसरों को लेक्चर न देने को कहा। लिन ने अंदर से सुना और महसूस किया कि यू जूलोंग के प्रति विशेष रूप से शत्रुतापूर्ण था। यह जानने के बाद कि जून लैंग को प्रिंसिपल ने सी रैंक से नीचे की स्ट्रेंथ रेटिंग के बावजूद व्यक्तिगत रूप से नियुक्त किया था, लिन खुद को यह सोचने से नहीं रोक सका कि संजुन वास्तव में कौन था। यू और जून एक दूसरे को घूरते रहे। लिन को चिंता थी कि वे लड़ने वाले हैं। जूलोंग ने उपहास किया। उसने यू का मजाक उड़ाया, यह कहते हुए कि वह ठीक से जानता था कि वह कौन है और उसके क्या संबंध हैं। फिर भी उसने उसे उकसाने की हिम्मत की। जून लैंग के लिए इसका मतलब केवल यह हो सकता था कि यू का दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा था। सेन ने तर्क दिया कि भले ही जून लैंग का प्रिंसिपल के साथ अच्छा संबंध था, वह खुलेआम अकादमी के नियमों की अनदेखी नहीं कर सकता था। इसी के साथ यह एपिसोड खत्म होता है। बस इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सयोनारा।